हेलो नमस्कार, वेलकम टू गार्गी न्यूज इंडिया। मैं आस्था शर्मा। तो आइए आज की बड़ी खबरों पे नजर डालते हैं। लोकसभा ने 29 जनवरी को पेश की गई बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की 13वीं रिपोर्ट को मंजूरी दी। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान राहुल गांधी समेत कई कांग्रेस सांसद सदन में बोलेंगे। चिदम्बरम ने कहा कि अमेरिका के दबाव के कारण रूस से भारत की तेल खरीद में तेज गिरावट आई है। उन्होंने बताया कि वेनेजुएला से तेल खरीद से जुड़ी किसी भी जटिलता की जानकारी केवल विदेश मंत्रालय और प्रधानमंत्री कार्यालय को ही होगी। राजनाथ सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय तटरक्षक बल की भूमिका की सराहना करते हुए इसे फ्रंटलाइन फोर्स बताया। उन्होंने तटरक्षक बल से वर्ष 2047 तक के लिए एक मजबूत रोड मैप तैयार करने का आह्वान किया। सामना ने दावा किया कि सुनेत्रा पवार की उप मुख्यमंत्री नियुक्ति के पीछे भाजपा का मास्टरमाइंड है। संपादकीय में कहा गया कि उनका पद केवल औपचारिक न हो और वे गूंगी गुड़िया बनकर नहीं बल्कि प्रभावी ढंग से काम करें। कांग्रेस ने कहा कि मनरेगा एक परिवर्तनकारी कानून था और इसके विकल्प को लाना एक बड़ी खामी है। पार्टी नेता जयराम रमेश ने कहा कि मनरेगा मांग आधारित कानूनी गारंटी थी, न कि केवल एक प्रशासनिक वादा। विदेश मंत्री एस जयशंकर आज अमेरिका की यात्रा पर हैं, जहां वे क्रिटिकल मिनरल्स मंत्री स्तरीय बैठक में भाग लेंगे। यह बैठक आपूर्ति श्रृंखला की मजबूती, स्वच्छ ऊर्जा संक्रमण और क्रिटिकल मिनरल्स में रणनीतिक सहयोग पर केंद्रित होगी। जनवरी में भारत के विनिर्माण क्षेत्र की गतिविधियों में हल्की रिकवरी दर्ज की गई है। HSBC इंडिया मैन्युफैक्चरिंग परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स मौसमी समायोजन के बाद दिसंबर के 2 साल के निचले स्तर 55 से बढ़कर जनवरी में 55.4 पर पहुंच गए। सरकार ने नए बैगेज नियम 2026 के तहत ड्यूटी फ्री आयातित सामान लाने की सीमा बढ़ाकर 75,000 कर दी है। इन नियमों के अनुसार भूमि मार्ग को छोड़कर भारत आने वाले निवासी या भारतीय मूल के पर्यटक अपने साथ या वास्तविक साथ लाए गए सामान में 75,000 तक के सामान को बिना शुल्क चुकाए ला सकेंगे। भारत ने पाकिस्तान से बलूच लोगों की लंबे समय से चली आ रही मांगों को संबोधित करने को कहा है। यह बयान विदेश मंत्रालय के आधिकारिक प्रवक्ता ने उस समय दिया जब पाकिस्तान के गृह मंत्री मोहसिन रजा नकवी ने हालिया हमलों में भारत की मदद का आरोप लगाया था। लोकसभा में राहुल गांधी द्वारा पूर्व सेना प्रमुख की आत्मकथा का हवाला देने पर भारी हंगामा हुआ। राज्यसभा में टीएमसी सांसदों ने वॉकआउट किया, जिसके बाद सदन की कार्रवाई दोपहर 2 बजे तक स्थगित कर दी गई। सुप्रीम कोर्ट ने 2027 की जनगणना में नागरिकों की जाति दर्ज करने की प्रक्रिया को चुनौती देने वाली जनहित याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया। हालांकि अदालत ने केंद्र सरकार और रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयुक्त कार्यालय से याचिकाकर्ता आकाश गोयल द्वारा दिए गए सुझावों पर विचार करने को कहा। केंद्रीय बजट में कानून मंत्रालय के लिए आवंटन घटाकर 4,509 करोड़ कर दिया गया है। हालांकि निर्वाचन आयोग, सुप्रीम कोर्ट और डिजिटल न्यायपालिका से जुड़ी पहलों के लिए बजट में बढ़ोतरी की गई है। कांग्रेस ने एप्स्टीन फाइलों में प्राइम मिनिस्टर मोदी से जुड़े कथित खुलासों पर उनसे सफाई देने की मांग की। वहीं विदेश मंत्रालय ने इन आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए इसे अपमानजनक और निराधार बताया। शशि थरूर ने केंद्रीय बजट 2026-27 पर क्रिकेट की उपमा देते हुए कहा कि सरकार बॉल मिस कर गई है। उन्होंने कहा कि बजट में रोजगार सृजन को लेकर सबसे बड़ा सवाल अब भी अनुत्तरित है और भाषण में नौकरियां पैदा करने के ठोस संकेत नजर नहीं आते। जम्मू कश्मीर में कई वर्षों के अंतराल के बाद हुए चुनावों को एक महत्वपूर्ण उपलब्धि बताते हुए मनोज सिन्हा ने बजट भाषण में कहा कि पारदर्शिता, जवाबदेही, डिजिटल गवर्नेंस और नागरिक केंद्रित सेवा वितरण में किए गए निरंतर सुधारों से जन विश्वास और संस्थागत दक्षता में उल्लेखनीय बढ़ोतरी हुई है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने केंद्रीय बजट को विकसित भारत के निर्माण के लिए एक प्रेरणादायक ब्लूप्रिंट बताया है। उन्होंने कहा कि यह बजट युवाओं को अवसर, किसान को सुरक्षा, उद्यमियों को प्रोत्साहन, मध्यम वर्ग को राहत, श्रमिकों को सम्मान और नवाचार को नई प्रगति प्रदान करेगा।
महबूबा मुफ्ती ने कहा कि श्रीनगर के युवाओं ने खामोशी और निराशा के माहौल के बीच एक साहसी नई आवाज दी है। पुराने शहर के बामा डैम इलाके में आयोजित पीडीपी की पहल में बड़ी संख्या में युवतियों ने भाग लिया और रोजगार व राजनीतिक आकांक्षाओं से जुड़ी नई पीढ़ी की समस्याओं को उजागर किया। ममता बनर्जी मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार से एसआईआर मुद्दे पर मुलाकात करेंगी। उन्होंने दावा किया कि एसआईआर के कारण 140 मौतें हुई हैं और यह मानवाधिकारों की अनदेखी के साथ लागू किया जा रहा है। प्रफुल्ल पटेल ने पीयूष गोयल के एनसीपी प्रमुख नियुक्ति वाले दावे को पूरी तरह निराधार बताते हुए खारिज कर दिया। बाद में गोयल ने माफी मांगी। वहीं देवेंद्र फडणवीस ने एनसीपी विलय के दावों को नकारा और सुनेत्रा पवार अजित पवार के अंतिम संस्कार के लिए बारामती पहुंची। केंद्रीय बजट 2026 में 6 अल्पसंख्यक समुदायों के लिए शिक्षा, कौशल और बुनियादी ढांचा विकास योजनाओं हेतु 3,400 करोड़ का प्रावधान किया गया है। वहीं शिक्षा, महिला उद्यमिता और नेतृत्व प्रशिक्षण के जरिए सामाजिक आर्थिक सशक्तिकरण से जुड़ी प्रधानमंत्री विरासत का संवर्धन योजना के बजट में कटौती की गई है। केंद्रीय बजट 2026 में VPGRAMG योजना को 95,692 करोड़ मिले, लेकिन विशेषज्ञों ने इसे 125 कार्य दिवस की गारंटी के लिए अपर्याप्त बताया। नया कानून अधिसूचित न होने के कारण मनरेगा के लिए अलग से 30,000 करोड़ का प्रावधान किया गया। केंद्रीय बजट में कानून मंत्रालय की ई-कोर्ट्स परियोजना के लिए 1,200 करोड़ का आवंटन किया गया है। बजट दस्तावेज के अनुसार यह राशि बजट अनुमान में तय 1,500 करोड़ से कम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पंजाब का दौरा कर आदमपुर हवाई अड्डे का नाम बदलकर गुरु रविदास के नाम पर रखा। जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि यूरोप के साथ हाल ही में हुए व्यापार समझौते में पंजाब की भूमिका अहम होने वाली है। केंद्रीय बजट 2026 में रक्षा क्षेत्र को रिकॉर्ड 7.85 लाख करोड़ का आवंटन किया गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद यह बढ़ोतरी देश की रक्षा व्यवस्था को और मजबूत करेगी। सरकार ने दूरसंचार क्षेत्र का बजट 38% बढ़ाकर 73,990 करोड़ किया, जिसमें BSNL को 28,473 करोड़ मिले। दूरसंचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि सरकार BSNL को और मजबूत बनाने पर काम कर रही है।